मौजूद नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ इतवार का रोज़ है, इतवार का दिन है, 25 जून है और इस वक्त दोपहर के 12:44 होने को जा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले वीक तकरीबन 10 दिन तक एक 3 खबरें इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी और इन खबरों ने दुनिया में एक हलचल मचा दी। और इन खबरों की जिस तरह कवरेज की गई, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस तरह से आलमी सियासत में किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है और आलमी मीडिया में भी। और इनमें मैं जो पहले 3 वाक़यात हुए, पहले वाक़यात पे मैंने व्लॉग भी किया और आर्टिकल भी लिखा, तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। और फिर दूसरा वाक़या हुआ उसके बाद, जब मैंने ये पब्लिश किया पहला वाक़ये पे, और उसके बाद फिर तीसरा वाक़या। ये तीनों चीज़ों को, तीनों इवेंट्स को इंटरनेशनल मीडिया ने भरपूर अंदाज में कवर किया, लेकिन किसका ज़्यादा किया, किसका कम किया और किस पे कितना रिएक्शन आया, मैं एनालिसिस करके आपके सामने रखूँगा। और इसको करने का मकसद ये है कि आप ये समझें कि दुनिया की सियासत और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के जो दरमियान दोस्तियाँ होती हैं, वो किस बेस पे होती हैं, किस बुनियाद पे होती हैं और सियासत में क्या होता है। कहा जाता है सियासत में कि कल का आपका बदतरीन दुश्मन आज का बेहतरीन दोस्त हो सकता है और आज का बेहतरीन दोस्त कल आपका बदतरीन दुश्मन भी हो सकता है। और ये जो मैं बयान करने जाऊँगा, तीसरा जो इवेंट है, वो उस पे ये मुहावरा जो है बिल्कुल फिट होता है। तो पहला तो ये हुआ कि जिस पर मैंने व्लॉग भी किया था कि एक बड़ी माहीगीरों की कश्ती थी, जिस पर 700 लोग सवार थे, वो लीबिया से चली और उस पे जो लोग सवार थे वो इंसानी स्मगलरों के को पैसे देकर यूरोप जाना चाहते थे। और उनको जिसमें बदकिस्मती से 350 के करीब पाकिस्तानी भी थे। ये सारे लोग पाकिस्तानी जो है, जो इंसानों की स्मगलिंग करते हैं, एजेंट्स, उनको पैसे देके 20-20, 25-25 लाख रुपए इस वादे पे कि उनको यूरोप पहुंचा दिया जाएगा किसी भी कंट्री में, उनको पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड या किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान के हालात और मुलाजमत नहीं है लोगों के पास और नौकरियां नहीं है, भूख से मर रहे हैं, तो वो मरते क्या नहीं करते, उन्होंने घर बार किसी ने घर बेचा, किसी ने अपनी जमा पूंजी जो है सारे कर करा के उन एजेंट्स को पैसे दिए और उन्होंने फिर किसी तरह उनको दुबई लीबिया पहुंचाया और लीबिया से एक बड़ी माहीगीरों की कश्ती के ज़रिए उनको इटली के लिए रवाना किया। लेकिन जब वो यूनान के समंदरी हदूद में पहुंची तो उसका इंजन ख़राब हो गया और वो कई घंटे, कहा जा रहा है कि 7 घंटे जो है वो इस इंतज़ार में रही। हुकामों को वो जो करीब जो हुकाम थे यूनान के, उनको इत्तला दी गई कि हमारी कश्ती ख़राब हो गई है। और उनके जो हुकाम थे यूनान के, ग्रीस के, वो आए हेलीकॉप्टर में, उन्होंने देखा, जायज़ा लिया और फिर वापस चले गए और उनकी कुछ हेल्प नहीं की। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो कश्ती जो है 7 घंटे जद्दोजहद के बाद वो ठीक ना हो सकी और समंदर में डूब गई। और उसमें ज़्यादातर लोग, बेशतर लोग, 700 के करीब लोग थे, सिर्फ 100 लोगों को बचाया गया और बाकी सब समंदर के आगोश में जान से हाथ धो बैठे, जिसमें 350 के करीब पाकिस्तानी थे, जिसमें सिर्फ 12 पाकिस्तानी जो है बचे। और पाकिस्तान में वही रिवायती बयानबाजी, जितनी अकल है उतनी बातें, और वही झूठ चोर उचक्का ये पन सब कुछ ये। और पाकिस्तान में शर्म आनी चाहिए कि ये इंसानी स्मगलिंग का धंधा हो रहा है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि इसमें बड़ी-बड़ी लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये रुक नहीं रहा है। बड़े-बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जो उसका वो जो जब पैसे देते हैं कोई लोग बेचारे कि भई हमें पहुँचा दें बाहर, तो उसमें उनका शेयर भी होता है। बहरहाल, और वो डूब गई। इस वाक़ये को इंटरनेशनल मीडिया ने शायद सुर्खियों में नशर किया। यूएन ने कहा कि हम इस पर एक टीम बनाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूनान हुकूमत ने क्यों टाइमली एक्शन नहीं लिया, अथॉरिटीज़ ने, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है उन्होंने, और उस कश्ती को अगर वो टाइमली एक्शन लेते, लोगों को निकाल लेते, तो बेशतर लोगों को बचाया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया। ये इस पे काफ़ी बातें हुई, 2-4 दिन बातें हुई और उसके बाद एक दूसरा वाक़या आ गया। तो वो जो खबर पहली वाली थी वो दब गई। उस पे फिर मज़ीद इतनी खबरें नहीं दी गई इंटरनेशनल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में, और फिर वो
उस खबर को दूसरी खबर ने ले लिया और उस खबर के तहत एक जो छोटी सबमरीन होती है, सबमर्सिबल कहा जाता है उसे, टाइटान नामी ये सबमर्सिबल थी। इसमें 5 लोग बैठ सकते थे। ये 5 लोग जो है वो टाइटैनिक जो जहाज डूबा था 1912 में, अप्रैल 1912 में, जिसमें 1500 के करीब लोग हलाक हो गए थे, मर गए थे, उनका उस जहाज का मलबा देखने के लिए ये जा रहे थे। और इस तरह के जो ये एक्सपीडिशंस होती हैं, इस तरह के एक्सप्लोर होते हैं, ये पैसे वालों के खेल हैं, ये पैसे देते हैं और जाते हैं, देखते हैं। और एक शख्स का जो किराया है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख डॉलर होता है। और इसमें 5 में से 2 पाकिस्तानी भी थे। हैरानकुन बात ये हुई लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जब पता चला कि सिर्फ 5 लोग हैं, 2 पाकिस्तानी हैं, एक बाप और बेटा, और ये पाकिस्तान के अरबपति हैं। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और जहन में सवाल लोगों के ये आया, मेरी भी आया, कि इस वक्त पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, और पाकिस्तानी देखें कितने अमीर तरीन लोग हैं दुनिया में बैठे हुए, अरबपति लोग, जो एक उजड़े हुए, एक तबाहकुन 100 साल पुराने, 100 साल से ज्यादा पुराने जहाज को देखने, उसका मलबा देखने के लिए लाखों डॉलर खर्च करके जा रहे हैं। यही पैसे अगर किसी पाकिस्तान में किसी इदारे को दे देते, आज पाकिस्तान को जरूरत है पैसों की, उनको दे देते, तो सवाब भी मिलता और तस्कीन भी होती। लेकिन क्या हुआ, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, और वो उनको देखना कबूल, देखना अल्लाह ताला उनकी किस्मत में नहीं था, मंजूर नहीं था अल्लाह ताला को भी। और समंदर की वो जैसी वो जो सबमर्सिबल थी, छोटी जो अबदोस थी, वो जैसे ही नीचे सफर करना शुरू किया, तो वो दबाव से, समंदर के पास जो दबाव होता है, नीचे जितना जाएंगे आप तो दबाव बढ़ता जाता है सबमरीन पे, उस दबाव से वो फट गई, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी, और फौरन ही वो लोग जो थे समंदर की नजर हो गए, वो मर गए। लेकिन अब उसकी तलाश में अमेरिका और कनाडा ने भरपूर अंदाज में जितने उनके पास सोर्सेस थे टेक्निकल, वो सारे लगा दिए। कई जहाज एयरफोर्स के और हेलीकॉप्टर, और 10 किलोमीटर का एरिया जिस जगह वो था, उनको लग रहा था कि यहाँ से आवाजें आ रही हैं, वो डूबी है, उन्होंने पूरा छान मारा उस पर। और जनाब लम्हा बलम्हा इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका का और यूरोप का और कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, शहर सुर्खियों में यहाँ भी खबरें लगी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कि अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो फलाना है। हर एक शख्स जो 5 थे, उनकी पूरी बायोग्राफी, उनके ऊपर जनाब एक फीचर्स और सारी डॉक्यूमेंट्री और सब कुछ चलता रहा। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह को मंजूर नहीं था उनका बचना, वो मर गए। और आखिरकार क्योंकि उनके पास 90 घंटे की ऑक्सीजन थी, वो ख़त्म हो गई। लेकिन जो उस वक्त जो तलाश में थे, इन्वेस्टिगेटर थे, वो ये कह रहे थे कि 90 घंटे का इनके पास ऑक्सीजन है, तो इस दौरान हम इनको पता कर लेंगे। लेकिन बाद में जब उनका पता चला कि वो हादसा हो गया है और उसके कुछ स्क्रैप, उसके टुकड़े मिले उस आबदोस के, तो पता चला कि ये तो अंदर जाने के कुछ मिनट बाद ही फट गई थी और उसी वक्त वो मर गए थे। बहरहाल, तो इसको बहुत जबरदस्त किस्म से कवरेज मिली और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत हुई, और हर तरह से कोशिश की गई अमेरिकन और कैनेडियन अथॉरिटी ने कि इन 5 लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि ये लोग अरबपति थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। अगर मुकाबला करें, दूसरा जहां 700 लोग मरे, वो गरीब थे, वो गरीब गुरबा लोग पैसे देके इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तौर से अपनी बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप जाना चाहते थे। तो कंपेयर करें कि एक तरफ उसकी कवरेज जिसमें 700 लोग मरे, इतनी नहीं हुई, और एक तरफ इसकी कवरेज जिसमें 5 लोग थे, उसकी कितनी ज्यादा कवरेज की गई। और दुनिया में एक कोहराम मच गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये दूसरा इवेंट था। तीसरा इवेंट भी पैरेलली हुआ, और वो ये था कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत की तरफ से, क्योंकि वो वजीर आजम है, उन्होंने सरकारी दौरा किया अमेरिका की दावत पर। ये दौरा बेसिकली अगले साल होना था, लेकिन इसको जल्दी किया गया, और उसकी वजूहात जो है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो थी, जिसमें मैं बात करता हूँ। पहले ये दौरे को थोड़ी सी कवरेज में आपको बता दूं कि क्या हुआ। ये एक तारीखी दौरा था, और इतनी ज्यादा आवभगत की गई, वेलकम किया गया, रिस्पेक्ट की गई,
नरेंद्र मोदी की कि उनको वो सोच भी नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा। और जो भारत नज़ाद जो अमेरिकी शहरी हैं, भारतीय जो हैं अमेरिका में रहते हैं, तकरीबन 40 लाख 4 लाख 4 मिलियन 40 लाख के करीब, वो उनको उनमें से जो अहम लोग थे बड़े-बड़े, उनको भी दावत दी गई व्हाइट हाउस में। उनका एक लॉन है, वहाँ एक लॉन के अंदर उसमें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी थे और जनाब उन्होंने वहाँ पर बड़ी उनकी बातचीत हुई भारतीयों से जो अमेरिका में रहते हैं, और इसको पूरे अमेरिकन मीडिया ने शायद सुर्खियों में नशर किया, मुस्तकिल तौर पे ऑनलाइन इसकी और लाइव टीवी पर, रेडियो पे, ऑनलाइन, इंटरनेट जो अखबारात है, मीडिया है, उस पर कवरेज आती रही। और ये दूसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में जो है उनको बड़ी आवभगत से उनको वेलकम किया गया। उसके बाद उन्होंने सेनेट में स्पीच की दूसरी बार, और जिसे कहा जा रहा है कि एक तारीखी ये उनकी स्पीच थी। और इस सारे दौरे का मकसद जो मीडिया रिलीज में दिया गया वो ये था कि मजीद कई एरियाज में, सेक्टर्स में, जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल है, आईटी शामिल है, और जो खलाई स्पेस जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को चाहिए उसके उसके ऊपर मुआहदे हुए। फिर मजीद ट्रेड के ऊपर और ज़राअत के ऊपर, सेहत पे, तालीम पे और इन सारी चीज़ों के ऊपर मुआहदे हुए, और एक तारीखी ये दौरा था। अब आप देखिए कि जो मैंने आपको एक मुहावरा कहा कि कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब को अगर आप देखें कि 2005 में जब गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ इनकी पार्टी के तशद्दुद पसंद लोगों ने हमले किए और 3000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनके घर जला दिए गए और सारी दुनिया में ये खबरें फैली, तो इन पे पाबंदी लगाई गई और इन्होंने जाना चाहा अमेरिका, तो इनको वीज़ा नहीं दिया गया और इनकी एंट्री बैन की गई और ये कहा गया कि ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ये उस वक़्त नरेंद्र मोदी साहब जो है वो वज़ीर आला थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो इनकी जो हुक्मरानी में एज़ ए चीफ मिनिस्टर ये सब दंगे फसादात हुए, जिसमें 3000 से ज़्यादा मुसलमान जो है, बच्चे, औरतें और फैमिलीज़ और घरों के अंदर उनको बंद करके जिंदा भी जलाया गया। ये सारा कुछ हुआ तो इन पे पाबंदी लगी और इनको वीज़ा नहीं मिला। इन्होंने ट्राई किया तो और रीज़न ये दिया गया कि भाई इन्होंने दहशतगर्दी को नहीं रोका, ये उसमें इनका हाथ भी था इनकी पार्टी का, जो हिंदू फैनेटिक जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसके ज़ाहिर है ये लीडर हैं, तो इसलिए इनको वीज़ा नहीं मिला। आज वही मोदी साहब हैं, उनकी इस कदर आवभगत की गई और वेलकम और रिस्पेक्ट दी गई कि अमेरिका की तारीख में सिर्फ 3 या 4 सरबराहों को इस तरह का जो है वो आवभगत की गई। इनकी सेनेट में जो तकरीर थी, क्योंकि मोदी साहब हिंदी में बात करते हैं, अपनी ज़बान में बात करते हैं, तो उसका तर्जुमा फिर पेश किया जाता है। इन्होंने हिंदी में तकरीर की और उसको लाइव उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की गई, और जब जो बाइडेन ने स्पीच की तो उसको हिंदी में लाइव ब्रॉडकास्ट की गई, और वहाँ जो लोग बैठे थे, जितने इंडियंस और दूसरे थे, उनके लिए भी वो हिंदी में तर्जुमा उसका किया जा रहा था। तो इस तरह से एक हिंदी कल्चर को, इंडिया के कल्चर को भी प्रमोट किया गया इसको भी। फिर नरेंद्र मोदी को बिल बाइडेन जो उनकी वाइफ हैं, जो बाइडेन की, वो उन्होंने दोनों ने, यानी कि जो बाइडेन ने और बिल बाइडेन ने, मियाँ बीवी ने, दोनों ने, कपल ने उनको स्पेशल डिनर पे बुलाया, जिसमें ये 3 अफराद थे सिर्फ, और इन्होंने काफ़ी देर उस डिनर पे बातचीत की। किस मामले पे बातचीत की वो खबरें बाहर नहीं आ सकी, लेकिन उस पे आप एक सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि किस मामले पे बात हुई होगी। अब ये इतनी ज़्यादा जो क्लोजनेस और मुआहदे हो रहे हैं अमेरिका के साथ, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से रशियन ब्लॉक में रहा है,
और रशिया से उनकी ट्रेड है, उनके डिफेंस माहदे हैं। जितना असला हिंदुस्तान ने लिया है, उसके पास है जदीद असला, वो रशियन है। हिंदुस्तान की चाइना के साथ भी झड़पें होती रही, पाकिस्तान के साथ 3 जंगें हुई, उसमें सारा रशिया ने सपोर्ट किया, भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और असला भी सप्लाई किया और हर चीज़। और पूरी तौर पे हिंदुस्तान जो है वो रशियन ब्लॉक में था। फिर अचानक तब्दीली आई, अमेरिका ने करीब आने की बात की, तो मोदी साहब को ये बात पसंद आई और उन्होंने कहा कि इससे हिंदुस्तान जो है उसमें उसकी जो फॉरेन पॉलिसी अगर होती है अमेरिका की जानिब तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमें डिफेंस के भी पैक कर सकते हैं और ट्रेड की भी कर सकते हैं, और जो मैन पावर है इंडिया की, इंडिया के जो लोग हैं, अफराद हैं, वो हिंदुस्तान से अमेरिका जाके मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुफादात नज़र आए, तो उन्होंने फिर जो है वो अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ाया। और आप देखें कि पिछले अरसे में 2 बड़े हिंदुस्तान ने दिफाई पैक किए, एक क्वाड के नाम से जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है और भारत है, और दूसरा ऑसपैक के नाम से जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत है। इसके तहत जो है वो हर तरह का इंडिया को असला मिलेगा। लेटेस्ट किस्म के जहाज जो हैं, अभी जो डील हुई है दिफाई, उसमें इंडिया को दिए जाएंगे। इंडिया को जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो दी जाएगी, और बिलियंस डॉलर का जो टेलीफोन इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, वो सरमायाकारी करेगी अमेरिका की कंपनियां हिंदुस्तान में, जिससे हज़ारों लोगों को हिंदुस्तान में जॉब मिलेगी। और हिंदुस्तान से फिर वो चीज़ें जब बनेंगी तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। तो ये एक मल्टी लेवल माहदे हुए हैं, और फिर दोनों मुल्कों के सरबराहों ने ये कहा है कि वो आइंदा और करीब होकर काम करेंगे और एक इत्तेहादी की सूरत में, पार्टनरशिप में वो पैसिफिक जो रीजन है उसकी और बाकी दुनिया की में भी अपने इत्तेहाद को मजबूत करके जो इनके खिलाफ लोग हैं उसका दिफा करेंगे। एक तरफ तो ये माहदे अमेरिका के साथ किए, जबकि जो रशिया के साथ एक रिवायती पुराने देरीना ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई है। रशिया भी खामोश है। रशिया से अभी जब तेल की किल्लत हुई दुनिया में, तो हिंदुस्तान ने रशिया से ऑयल भी लिया, बराबर वो गेहूं भी लेते हैं, और सारी चीज़ें जो ट्रेड में उनका डील है रशिया के साथ वो जारी है। इसी तरह ईरान के साथ भी है, इसी तरह जो है और भी, और मिडिल ईस्ट के साथ भी हैं। अब दुनिया में 2 ग्रुप बन रहे हैं, 2 ब्लॉक बन रहे हैं, 2 इत्तेहादी बन रहे हैं, अजीम ताकतें। एक तो अमेरिका ऑलरेडी है। अमेरिका के साथ जो बड़े ताकतें हैं वो ज़ाहिर है इंग्लैंड है, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिर जापान है। ये कंट्रीज़ जो हैं, और अब हिंदुस्तान भी है। ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, और इस ब्लॉक का मकसद क्या है? क्यों जो बाइडेन या अमेरिकन इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन वाशिंगटन क्यों इतना मेहरबान हो रहा है इंडिया पर? उसकी वजह यह है कि असल वजह यह है कि ये जो माहदे हैं, ये तो पहले भी इनसे पहले भी हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से अमेरिका के साथ ट्रेड करता रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी जो है वो अमेरिका में रहते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशनों में रहते हैं, और अब तो सेनेट के मेंबर भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, हर चीज में वो ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया माहदे के तहत कोई नई ओपनिंग की है, कोई नई विंडो खोली है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा से रहे हैं, और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा कामयाब रही है कि वो हमेशा से एक ब्लॉक में भी रहा है, और दूसरे लोगों जो जो उनके खिलाफ ब्लॉक है उसके साथ भी जो भी मफादात, जो भी फायदे की चीजें हैं वो लेता रहा है। ये इनकी पॉलिसी है, और जो आज भी हुआ है। तो अब लेकिन इसलिए अमेरिका इतना निछावर हो रहा है कि उसको अपने इत्तेहादियों को मजबूत करना है चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना, रशिया, रूस, तुर्की, ईरान और अब मिडिल ईस्ट भी शामिल हो गया है, जो चाइना और रशिया का ब्लॉक बन रहा है, और ये भी एक बहुत ताकतवर ब्लॉक बन रहा है दुनिया में। चाइना ने उसको, अमेरिका ने
चाइना को हैंडल करने के लिए, डिफेंस को मजबूत करने के लिए उसको ये नजर आया कि हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है जिसका बॉर्डर भी मिलता है और एक बड़ी उनके पास मैन पावर है। जितनी चाइना की आबादी है ऑलमोस्ट उतनी आबादी है, 100 अरब की आबादी है और उनके पास मैन पावर भी है। तो क्यों ना हम हिंदुस्तान को खड़ा करें चाइना के अगेंस्ट, और चाइना से बनती भी नहीं है हिंदुस्तान की, और उसको फुल सपोर्ट करें ताकि अगर जंग हो तो हम हिंदुस्तान को आगे आगे कर दें। और फिर एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो मुकाबला करें। फिर जो दूसरा नया ब्लॉक बना है, बड़ी तेजी से राइज हो रहा है, वो है चाइना, रूस, ईरान, तुर्की और मिडिल ईस्ट। तो ये एक उसको काउंटर करने के लिए ये अमेरिका ने पॉलिसी इख्तियार की और मोदी साहब बड़े खुश हुए। उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिला, दुनिया में वो सोच भी नहीं सकते थे। और हिंदुस्तान, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी साहब जो हैं, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकली या प्रोफेशनली या एजुकेशन वाइज कुछ भी नहीं है, और उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी में मेहनत की है, नो डाउट। और बहुत मेहनत करके जो भी उनकी अपनी नजरियात हैं वो अलग बात है, लेकिन जो भी वो नजरियात लेके चले वो उसमें कामयाब हुए। आज हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं वो, मेजोरिटी उनकी पार्टी जो बीजेपी है वो मेजोरिटी में है। तमाम पार्टियों को उन्होंने फेल कर दिया और वो एक मजबूत पार्टी बन गई है। और अब हिंदुस्तान में बीजेपी के थ्रू हिंदू राज जो है वो उन्होंने नाफिज किया, जिसमें वो कामयाब हैं। और आज मेजोरिटी में जो भारतीय हैं वो नरेंद्र मोदी का गीत गाते हैं। ठीक भी है उनके अपने मुल्क के लिए, लेकिन अब मेरा अपना तज्जिया ये है कि हिंदुस्तान को ये जहन में रखना चाहिए कि अमेरिका की माजी की हिस्ट्री क्या है। अमेरिका ने हर उस कंट्री को मारा है जिसने थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश की और उसके बाद उससे दोस्ती कर ली। जापान को देख लें, वियतनाम को देख लें, कोरिया को देख लें। दूसरी जंग अजीम में इनको मारा गया, बाद में इनसे दोस्ती कर ली और उनको फिर मराद भी दी। अब ये जंग होती है तो हो सकता है कि हिंदुस्तान का भी वही हाल हो जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी बातें की गई। जनरल मुशर्रफ उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनका बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया गया, कैंप डेविड में उनको रखा गया जो ज्यादातर सरबराहों को इतनी लिफ्ट नहीं कराई जाती। और बुश ने जनाब उनको कहा कि इज माई ब्रदर, इज माई फ्रेंड, और हर चीज में उनको आगे और उनको हर जगह उनको फोरम के ऊपर उनको मौका दिया गया जनरल मुशर्रफ को। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम मजबूत ताल्लुकात हैं हमारे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान में। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो ऑपरेशन किया, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत के जरिए, फौजी हुकूमत थी, उनके जरिए तालिबान को पकड़ा गया, दहशतगर्दी में पाकिस्तानी भी उठाए गए, पाकिस्तानी भी सरहद के इलाकों से उठाए गए और उनको गुंतनाम बे में भिजवाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, मुशर्रफ की गवर्नमेंट का हाथ था। और कहा जाता है कि एक एक बंदे को जिन पे टेररिज्म का चार्जेस थे उनको उठा के पकड़ने के ऊपर $10,000 दिए गए गवर्नमेंट को, अदर देन जो और उनको मराद दी गई, पैसे दिए गए, असला दिया गया, सब कुछ। तो एक बहुत करीबी शो किया गया, बहुत करीबी दोस्त बन गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से अमेरिकन ब्लॉक में। तो उसके बाद क्या हुआ, वो खैर जंग जो भी उसका अंजाम हुआ वो कामयाबी तो नहीं मिल सकी। अमेरिकन इत्तेहादियों ने, अफगानी बहुत जंगजू हैं, कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आए। वो जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान पे उस वक्त भी वो कंट्रोल में नहीं आए। और वो उनका उनका एक उनके खून में है ये जंग, जंगजू लोग हैं वो कभी किसी के कंट्रोल में आए नहीं वो। तो क्या हुआ, बिलाखिर जंग जो है वो हार गए। खैर वो उसामा बिन लादेन को काउंटर करने गए थे, उसको मार दिया गया और बाकी उन्होंने कहा कि जी हमारा मकसद पूरा हो गया। और ये अमेरिका जो है और उसके इत्तेहादी अपना सारा कुछ लपेट लपाट के वापस चले गए अपने अपने मुल्कों में, और पाकिस्तान को उसके बाद पूछा ही नहीं। और पाकिस्तान के जहाँ पे 70-80 हज़ार लोग मारे गए, पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी फैली, पाकिस्तान में कराशनगोफ कल्चर, इससे पहले जब तालिबान का हुआ 88 में ज़िया-उल-हक के ज़माने में, उस वक्त भी यही हुआ। पाकिस्तान को फौज को पैसे दिए गए, और फौज जो है पाकिस्तान की बस उनको पैसे दे दे कोई भी उसकी हो जाती है फिर वो। और अमेरिका से ये होता रहा है, अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर मिलते रहे हैं। इससे पहले 80 की दहाई में अफगानियों के साथ जब जंग हुई, जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान पे,
तो अमेरिका ने उसको काउंटर किया, उसमें तालिबान को इस्तेमाल किया और तालिबान हीरो थे उस वक्त अमेरिका के, उनको बड़े तरह से, जिस तरह से मोदी साहब को बुलाया गया इस तरह से तालिबान को व्हाइट हाउस में बुलाया गया और बड़ी जबरदस्त, ये बुश जो सीनियर थे वो उन्होंने कहा और देखें उनकी तरफ इशारा करके वो जाए, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां और उसमें अपने रिवायती अफगानी लिबास में बैठे थे कि देखें इनको, इनकी शक्लें देखें आप, ये हमारे जो फोर फादर थे उनकी तरह नहीं मिलते, इतनी उनको इज्जत दी गई। उसके बाद में जब वो वहां पर मिशन खत्म हो गया, रशिया को डिफीट हुई, रशिया टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा तो जाहिर है कि जंग अफगानियों ने लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान ने पूरा उनको तरबियत दी, उनको साथ दिया, तो पाकिस्तान के थ्रू अफगानियों को मदद मिल रही थी, असला मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, और वो जंग 10 साल के बाद में रशिया टुकड़े टुकड़े हुआ, वो हार गए, उसके बाद में वो चले गए और फिर जनाब फिर गुम हो गए। लेकिन पाकिस्तान को इमदाद मिलती रही। मुशर्रफ साहब के ज़माने में पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी अच्छे हालात हुए, उसकी वजह यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका दे रहा था क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। उसके बाद में फिर ये उसामा बिन लादेन का हुआ 9/11 के बाद, तो फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत बनी पड़ी, तो फिर उन्होंने दोस्ती की बातें शुरू कर दी, पैसा देना शुरू कर दिया, और जब वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो आइंदा पता नहीं कब कितने अरसे में पूरा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा KPK में एक दहशतगर्दी की लहर फैल गई, जो पूरे पाकिस्तान को उसने अपनी लपेट में ले लिया, और आए दिन कराची से लेके और खैबर पख्तूनख्वा तक वो जो है दहशतगर्दी के धमाके और सारे ये सब चीज़ और जो हमारे सामने आपके सामने, और उसके बाद में आज जो है वो पाकिस्तान को पूछा नहीं जा रहा है। आज तो ये कहा जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान का सियासतदान अमेरिका के खिलाफ बात करता है उसको ख़त्म कर दो। अमेरिका के इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने में भी यही हुआ, आज इमरान खान को हटा दिया गया और दोस्ती करो। अब जो पाकिस्तान की पॉलिसी है वो ज़ाहिर है कि कभी भी मुस्तहकम नहीं रही, फ्लॉप रही, और 2 कश्तियों में सवार होकर चले। अमेरिका के साथ तो थे अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन साथ-साथ चाइना के साथ भी बातें कर रहे थे, और अमेरिका ने फिर ज़ाहिर है कहा कि भाई फैसला कर लो आप हमारे साथ हो या चाइना के साथ हो। अमेरिका ने सोचा कि हम पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, तो क्यों ना इंडिया को अपना दोस्त बनाएं और उसके साथ इश्तराक करके चीन से निपटें। अब चीन से निपट सकते हैं नहीं निपट सकते, इस पे मैं फिर कभी बात करूंगा। मैंने आर्टिकल लिखे हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना इज अ राइजिंग पावर नाउ। उनकी जो नेवी है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका से बड़ी नेवी है उनकी, और दूसरे जो फजाई मामलात हैं उसमें भी चाइना बहुत आगे जा रहा है। और चाइना पाकिस्तान का जो अब मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर को और आर्मी को सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़े होते हैं। इस वक्त बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तान, अंदरूनी हालात तो खराब है ही बहुत ज़्यादा, लेकिन बैरूनी तौर पे पाकिस्तान तना हो गया है क्योंकि अमेरिका ने छोड़ दिया है, और अब चाइना को कंसर्न्स है अंदरूनी हालात के ऊपर। जब से मुशर्रफ साहब को निकाला गया है, चाइना जो है वो नाराज़ है और वो कहता है पहले अपने हालात सही करो फिर हमसे बात करना। कोई कर्जा नहीं दे रहा है, तो बैरूनी जो खारजा जो पॉलिसी है पाकिस्तान की वो फ्लॉप, उसकी बनिस्बत, क्योंकि जब पाकिस्तानी देखते हैं अपने आप को खारजा पॉलिसी में और हर तरह की जो स्टेटस है तो इंडिया से कंपेयर करते हैं। अब बहरहाल इंडिया से कोई कंपेयर नहीं है, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, उनकी पॉलिसी भी कामयाब है खारजा, और इंटरनल पॉलिसी में जो चीज़ें होती हैं, जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, उसका इन्हिसार फॉरेन पॉलिसी से होता है। तो फॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाब है उनकी, तो उनकी इंटरनल पॉलिसी भी बड़ी मजबूत चल रही है, उनके तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, उनकी GDP बढ़ रही है। और इवन बांग्लादेश को देख लें आप, वो बड़ी उनकी अच्छी चल रही है पॉलिसी। पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है और उन हाथों में है कि उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। और जब किसी मुल्क में अंदर ही इंतशार हो और सिर्फ उनका फोकस ये हो कि किसने कुर्सी पे बैठना है, किसने मुल्क में कब्जा करना है और क्या क्या हमने करप्शन करनी है, पाकिस्तान जाए ऐसी तैसी में, तो फिर उस मुल्क का ये हाल होता है जो अभी चल रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान की कौम जो है वो सोई हुई है, और जब तक ये रहेगा ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब कोई सही नहीं कर सकता, पाकिस्तान को कोई सही नहीं कर सकता, और ना सही होने के आसार हैं। सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी पाकिस्तान की आवाम, और वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान की आवाम उठे और ये जो एक फरसूदा, एक करप्ट और एक माफिया का, एक डिक्टेटरशिप का जो आर्मी का निज़ाम 70 साल से चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए, रिफॉर्मेशन की जाए आर्मी के निज़ाम की। वो अब आवाम में मुझे नज़र नहीं आती, और लीडर जो हैं सारे वो
एक तरह से जो आर्मी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसकी उनकी पैदावार है। सिवाय चंद एक के तो अवाम क्या करे? अवाम को ये अवाम जो है वो ईरान या तुर्की जैसी नहीं है कि खड़े हो जाए फौज के आगे। और अगर कभी ऐसा खड़ा हुआ तो ज़ाहिर है कि इनकलाब आएगा। लेकिन बात ये है, टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक जो आर्मी की रिफॉर्मेशन नहीं होगी और प्योर जो इक़्तिदार है वो डेमोक्रेटिक जो पार्टियां हैं उनको नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मज़ीद हालात ख़राब होंगे, सूडान जैसे और अलजायर जैसे और कीनिया जैसे और दूसरे अफ्रीकी ममालिक की तरह सूडान जैसे, ख़ास तौर पे सूडान में भी फौज भी तकसीम हुई भी और ये हो रहा है सब कुछ ये है। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल। उनके जो वज़ीर-ए-आज़म है मोदी साहब, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क को दुनिया में मनवाया है। और आज वो आजकल वो आप देखें कि जो पावर नेशन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंग्लैंड है, इनके साथ वो बड़े लंबे के जो है वो मुआहदे कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। तो जो मुल्क जिस मुल्क के सरबराह जो हैं वो अपने अवाम से सच्चे होते हैं, उनके लिए सोचते हैं और उनकी पॉलिसी पे आप तनकीद कर सकते हैं, आपके लिए ख़राब होगी, उनके अपने लिए सही है, तो वो फिर मुल्क तरक्की करता है। यही सारे हालात हैं। फिर इंशाल्लाह बात होगी। मैंने जो मैंने आज बात की, इस पे मैंने कल रात को बैठ के काफ़ी देर तक एक आर्टिकल कंप्लीट किया इंग्लिश में, आज मैंने पोस्ट किया है। और आप उसको सोशल मीडिया पर जाएँ और ट्रिब्यून इंटरनेशनल पे जाएँ, वहाँ मौजूद है, उसको पढ़ें, आगे उसको फॉरवर्ड करें। ये मेरा भी जो वीलॉग है, इसको भी फॉरवर्ड करें। और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि दूसरे जो आप लोग बात करते हैं, टॉक शोज़ वगैरह करते हैं, वीलॉग करते हैं, वो करंट पॉलिटिक्स पे और वो सिर्फ बातें होती हैं उस तरह से, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट और ये इस तरह से नहीं करते। और मेरी ये होता है कि मैं, क्योंकि आपको खबरें तो मिल ही जाती हैं, मैं अपना जो एनालिसिस पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेश करूँ और कोशिश करूँ कि जितना हो सकता है एक अनबायस्ड तरीके से आपको चीज़ें पेश की जाएँ। तो हकीकत को हमें मानना पड़ेगा और हकीकत को मान के आगे चलेंगे और सीखेंगे। हमारे लीडरों को चाहिए, हमारी फ़ौज को चाहिए, ज़मीनी हकीकत को देखें। अब देखें, ये मैं फ़ौज के लिए बात कर रहा हूँ। आपका और हिंदुस्तान की फ़ौज का, फ़ौजी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं है। आप उनकी एक अब क्योंकि अब मौजूदा हालात में अब हिंदुस्तान अकेला नहीं है, उसके साथ जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। हमें पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ कितने ज़बरदस्त उन्होंने माहदे किए हैं। एक ज़माने में वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब था, आज हिंदुस्तान है, अब पाकिस्तान की बात ही नहीं करते वो। और पाकिस्तान की जो मौजूदा 1 डेढ़ साल में जो कुछ हुआ है, इतनी इमेज ख़राब हुई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर किसी वक़्त बयान करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह बात होगी। आप इसको पूरा देखिएगा, आगे भेजिएगा ताकि लोगों को समझ आए कि ये क्या हो रहा है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।